So here I naught will be constant. Okay, so this I naught will be constant due to this inductor, large inductor we have connected in series with this load. Okay, so that current will be constant, but here we will get cos square wave current. ओके, और तीनों फेज में यही करंट चलेगी, सेम करंट, और इसकी वजह से आर प्लस सोर्स इंपेडेंस प्लस जे टाइम्स ऑफ एक्स, और इसमें जब करंट फ्लो होगी इसमें, सो व्हाट विल द ड्रॉप, दिस विल बी आई, दिस करंट सोर्स करंट, दिस सोर्स करंट इनटू दिस इंपेडेंस ऑफ दिस लाइन। तो ड्रॉप, इस करंट की वजह से ड्रॉप जो होता है उसमें भी हार्मोनिक्स आ सकती है। तो ये जो ड्रॉप है इसकी वजह से क्या होगा, इसमें नॉच, देखो यहाँ पे देखो सडनली जीरो फ्रॉम मैक्सिमम हो रहा है, तो क्या वोल्टेज में क्या होगा, एक नॉच क्रिएट होगा, लेट्स से दिस इज वोल्टेज, और यहाँ पे एक छोटा सा नॉच क्रिएट होगा इस जगह जहां पे ये इसकी चेंजिंग करंट हो रही है, यहाँ पे भी नॉच हो सकता है, तो वोल्टेज में भी क्रिएट हो सकती है। तो दैट्स वाज पॉइंट ऑफ दैट पॉइंट, ये कि डिस्टॉर्शन नॉच इन वोल्टेज वेवफॉर्म 2। ओके, so we will do one numerical problem, very simple numerical problem, और ये जो है 3 phase 4 वायर की है, we can have 3 phase 3 वायर also, तो वो आप खुद करोगे, तो वो बुक में दी है। so here we have 3 phase line voltage of 415 50 hertz, this is given voltage and it is 4 wire distribution, this is the circuit diagram. Okay, this is 4 wire distribution system, we have 3 phases ABC and one in neutral, in each phase we have 3 single, and in this system we have 3 single phase loads। अब देखो सिंगल फेज लोड लगाया, यहाँ पे भी सिंगल फेज लोड लगाया, यहाँ पे सिंगल फेज रेक्टिफायर लगाया, यहाँ पे भी, और दिस इज नॉट रेक्टिफायर, दिस इज कंट्रोल रेक्टिफायर। आपने देखो ये थायरिस्टर की सिंबल है, so this is control rectifier, here we have RL on load side, it means we have current fed type loads this side, the current is constant, और तीनों में having a single phase rectifier drawing 20 ampere constant DC current at 60 degree firing angle। हर एक जगह क्या होगा, इनको फायर कितनी पे किया जाएगा, 60 डिग्री पे। ठीक है, अब जब 60 डिग्री पे करोगे तो उनमें जो करंट ड्रॉ होगी दैट विल बी 20 एम्पियर, so ISA will be also 20 ampere, ISB will be also 20 ampere peak current, जो DC का है, मतलब I naught will be 20 ampere। ओके, कैलकुलेट एक्टिव पावर कंज्यूम, मतलब पूरे सिस्टम में एक्टिव पावर कितनी कंज्यूम की लोड ने, रिएक्टिव पावर ड्रॉन कितना हमने ग्रिड से रिएक्टिव पावर लिया, डिस्प्लेसमेंट फैक्टर कितना हुआ, डिस्टॉर्शन फैक्टर, टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन ऑफ एसी करंट, पावर फैक्टर, क्रस्ट फैक्टर, एसी सोर्स करंट एंड न्यूट्रल करंट, ये सारे पैरामीटर हमने डिफाइन करना है। अगर आप यहां पे देखो, मैंने अभी बोला कि दिस हार्मोनिक क्रिएट आल्सो नॉचेस इन द वोल्टेज, यहां पे देखो सोर्स करंट, इस जगह देखो ये हमारी सोर्स करंट है कॉस स्क्वायर वेवफॉर्म, और इसी के ऊपर देखो वोल्टेज में नॉचेस है, सेम प्लेस, ठीक है ना, सो दे क्रिएट नॉचेस आल्सो। अब देखो न्यूमेरिकल कैसे करेंगे, हमारे पास 3 फेज 4 वायर है, सो सप्लाई कितनी दी है, वी हैव 415 बाय रूट 3 विल बी 239.6, ये फेज वोल्टेज, दैट वाज लाइन वोल्टेज, तो सप्लाई वोल्टेज कितनी है, फेज वोल्टेज कितनी है, दैट इज 239.6, फ्रीक्वेंसी गिवन है, और डीसी करंट जो दी है 20 एम्पियर दी है, और फायरिंग एंगल 60 डिग्री दी है। हमें पता है कि आरएमएस कंपोनेंट जो होता है स्क्वायर वेव का, या कॉसी, दिस स्क्वायर वेव, दिस इज नॉट कॉस स्क्वायर, दिस इज स्क्वायर एक्चुअल वेव। ओके, क्योंकि सिंगल फेज लोड है तो हर एक ब्रांच में एक स्क्वायर वेव करंट जनरेट होगी यहां पर। सो हमें पता है कि जब भी सिंगल फेज स्क्वायर वेव होती है वेवफॉर्म, उसका एम्पलीट्यूड आरएमएस होता है 0.9 टाइम्स ऑफ द एम्पलीट्यूड, और यहां पे एम्पलीट्यूड कितना है, दैट इज 20 एम्पियर, और आरएमएस करंट कितनी है, दिस फंडामेंटल कंपोनेंट कितना हो जाएगा, 0.9 टाइम्स ऑफ दिस, तो आरएमएस इज 20 एम्पियर एंड फंडामेंटल इज 0.9 टाइम्स ऑफ आई नॉट, ये हमेशा इसमें होता है। यूजिंग एफटी एनालिसिस जब किया हमने स्क्वायर वेव को, वी फाइंड दैट द आरएमएस कंपोनेंट विल बी 0.9 टाइम्स ऑफ द डीसी करंट।
So that's why it is 18 ampere. So this is RMS component, this is fundamental component, but it is fired at कितने पे फाइड किया है 60 डिग्री पे. तो एक्टिव component कितना होगा IS1 fundamental component into cos of that 60. So that will be equal to 18 into 0.5 will be 9 ampere. जब भी आपने एक्टिव कंपोनेंट निकालना है किसी का तो जस्ट यू हैव टू मल्टीप्लाई फंडामेंटल कंपोनेंट इनटू द कॉस ऑफ दैट एंगल जो हमने फायर किया. मींस इसमें जो एक्टिव कंपोनेंट होता है दैट विल बी 9 एंपियर. तो एक्टिव कंपोनेंट क्या होगा IS1 इनटू साइन ऑफ अल्फा. ओके, सो न्यूट्रल करंट कितनी है दैट विल बी 20 एंपियर. जितना इसका मैग्नीट्यूड है लोड करंट का वही तो न्यूट्रल करंट होगी, इसका टर्न पाथ वही है. So since it will be square wave has 3 times frequency, मगर इसकी फ्रीक्वेंसी जो स्क्वायर वेव होगी न्यूट्रल करंट की फ्रीक्वेंसी जो होगी 3 टाइम्स ऑफ दिस लोड करंट. फ्रीक्वेंसी इसकी ज्यादा होगी, एम्पलीट्यूड सेम बट द फ्रीक्वेंसी ये 3 बार एक जो हमारा एसी साइकिल था उससे 3 होंगे इसकी फ्रीक्वेंसी की. सो एक्टिव पावर कंज्यूम क्या होगा एक्टिव पावर इट मींस IS1 is this current into voltage into 3 फेज है, तीनों फेज में देखना चाहते हैं तो 3 into VS into IS1 करेंगे दैट विल बी 649.21 वाट. तो आप कैलकुलेट भी कर सकते हो. सो एक्टिव पावर विल बी दिस ऑलवेज. और एक्टिव पावर क्या होगा मैंने क्या बोला था जस्ट IS1 को साइन अल्फा से मल्टीप्लाई करना है. तो हमने कर लिया 3 फेज है 3 लगाएंगे तो यू विल गेट दिस एक्टिव पावर. डिस्प्लेसमेंट फैक्टर क्या होता है ऑलवेज रेक्टिफायर डिस्प्लेसमेंट फैक्टर होता है cos alpha. So cos alpha cos of 60 degree will be 0.5. गेट 2018 की 2019 में ये क्वेश्चन आया था डिस्प्लेसमेंट फैक्टर कितना था रेजिस्टर का समथिंग लाइक दैट. तो बिल्कुल इजी था cos 30 करना था cos 60 करना था, it will be 0.6. देन डिस्टॉर्शन फैक्टर दिस इज फंडामेंटल डिवाइड बाय RMS. तो स्क्वायर वेव कितना वो 3 फेज में हो 4 वायर में हो कितना भी मैग्नीट्यूड हो मैं इतना बोल सकता हूं दिस विल बी ऑलवेज 0.9. इस पे कोई डिपेंड नहीं करता अल्फा 30 डिग्री है 90 डिग्री है. तो जब भी आपको कोई बोले कि स्क्वायर वेव का डिस्प्लेसमेंट फैक्टर कितना है वो कितनी भी आपको वैल्यूज दे आप जस्ट बोलना 0.9. IS1 by IS this will be 0.9 and total हार्मोनिक डिस्टॉर्शन will be this 48.3%. ठीक है, तो पावर फैक्टर क्या होता है डिस्प्लेसमेंट फैक्टर इनटू डिस्टॉर्शन फैक्टर. So displacement factor is 0.9 into distortion factor is 0.5 into 0.9 कितना होगा 0.45. तो you can see here हमने कोई रेक्टिव पावर नहीं इसमें दी हमने लोड नहीं लगाया हमने डायरेक्टली सोर्स के साइड. ड्यू टू this type of load we have power factor just 0.45. So beside harmonics they also draw reactive power from the grid. ठीक है, तो क्रस्ट फैक्टर क्या होता है पीक बाय RMS. तो स्क्वायर वेव का हमेशा 1 ही होता है क्रस्ट फैक्टर कितना भी कुछ करे स्क्वायर वेव का हमेशा क्रस्ट फैक्टर कितना होगा दैट विल बी 1. पीक की वैल्यू वही उसकी RMS वैल्यू भी वही है उसकी. एसी सोर्स करंट कितना होगा दैट विल बी 20 एंपियर RMS की वैल्यू जो अभी हमने फाइंड की थी. एंड देन न्यूट्रल करंट इट विल बी 20 एंपियर. जितनी सोर्स करंट होगी वही न्यूट्रल करंट रिटर्न पाथ है बट इट्स फ्रीक्वेंसी इज 3 टाइम्स. और एग्जाम में आएगा कि what is the frequency of the neutral current with respect to fundamental frequency. You can say 3 times of the fundamental frequency. Okay, so this is the various you can see the problem here is power factor distortion. Okay, and also the neutral current should be 0. तो हम चाहते हैं मोस्टली इसे 0 but due to nature of load we have neutral current also. Okay, so some of the challenge will be increased RMS supply current. अब देखो जब हार्मोनिक्स आएंगे कंपोनेंट तो RMS करंट भी बढ़ जाएगी. तो RMS कंपोनेंट में यूजफुल कंपोनेंट कौन सा होता है दैट इज फंडामेंटल कंपोनेंट. बिसाइड दैट आर लॉसेस इंक्रीज दे क्रिएट इंक्रीज लॉसेस. पुअर पावर फैक्टर मैंने अभी डिस्कस किया पुअर पावर फैक्टर भी हो गया. पुअर यूटिलाइजेशन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम. अब देखो एक्चुअल RMS करंट कितनी थी एक्टिव कंपोनेंट कितनी थी दैट इज 9 एंपियर बट चल कितनी रही 20 एंपियर. तो 20 में से 11 एंपियर करंट जो है दैट इज लॉस. तो दिस रिजल्ट इन प्योर यूटिलाइजेशन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम. जब लॉसेस बढ़ गए हीट बढ़ गई दैट हीटिंग ऑफ कंपोनेंट्स विल बी देयर.
डीरेटिंग ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ठीक है, ये भी इसमें हो जाता है। तो डिस्टॉर्शन इन वेवफॉर्म में अभी बात जो की थी, विच इनडायरेक्टली अफेक्ट मेनी इक्विपमेंट्स। अब देखो क्रिएट एक ने की बट अफेक्ट दूसरे फिटर को पड़ रही है। सो दीज आर द चैलेंजेस। देन डिस्ट्रीब्यूशन टू नियरबाई कंज्यूमर्स। अब देखो हार्मोनिक वोल्टेज, अब सिग्नल्स जो कंज्यूमर साथ में है उनको भी इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है ना। अब देखो मैं एक चीज बात दिखाऊं मैं आपको। लेट अस सपोज आपने डिस्टॉर्शन इसमें इसकी वजह से हुआ, इस लोड की वजह से डिस्टॉर्शन यहां पहुंच गया वोल्टेज में। अब यहां पे जो दूसरा फीडर होगा उसमें क्या है, उसको भी डिस्टॉर्शन दिखेगी ना। फीडर टू, कंज्यूमर टू, दे आर अफेक्टेड। ओके, सो एक की वजह से दूसरे को भी इफेक्ट पड़ सकता है, ठीक है। इंटरफेरेंस टू कम्युनिकेशन हो तो सच में अब इसकी फ्रीक्वेंसी हाई होती है, लो, एक रिपल नॉइज क्रिएट हो जाते हैं वोल्टेज में, तो सिग्नल वो भी डिस्टॉर्ट हो सकता है। इवन कंट्रोलर्स ऑफ मेनी इक्विपमेंट्स, कैपेसिटर बैक फेलियर भी हो सकता है ड्यू टू ओवरलोड। ओवरलोड देखो हमने डिजाइन किया था फॉर रेक्टिव दिस आरएल लोड के लिए, और हार्मोनिक्स के लिए तो नहीं हमने किया था, और नॉइज भी है, रेक्टिव पावर भी है, तो दीज कैपेसिटर बैंक्स बिकम्स ओवरलोड, रेजोनेंस आ जाता उनमें, हार्मोनिक्स एप्लीकेशन, न्यूसेंस, फ्यूज ऑपरेशन, ये सारी प्रॉब्लम्स कैपेसिटर बैंक में भी आ जाती है। और फिर ये एक्सेसिव न्यूट्रल करंट, ठीक है ना। तो दीज आर अनदर प्रॉब्लम। देन हार्मोनिक्स वोल्टेज एट न्यूट्रल पॉइंट, ये भी हो सकता है। तो मॉल ऑपरेशन ऑफ प्रोटेक्टेड सिस्टम सच एज रिले, वोल्टेज रेगुलेशन, वोल्टेज रेगुलेशन, ये सारे प्रॉब्लम आ जाती है प्रोटेक्शन सिस्टम में भी आ जाती है। अब देखो करंट रखी थी 5 एम्पीयर, आरएमएस करंट बढ़ गई, एक्टिव कंपोनेंट तो 5 एम्पीयर थी ना, तो आरएमएस करंट इंक्रीज होने से क्या हो गया, जो डिवाइस हमने प्रोटेक्शन डिवाइस थे जिसमें हमने लगाया था कि इस पर ये मतलब ये सिग्नल देना चाहिए सर्किट ब्रेकर को या अदर कंपोनेंट्स को, तो वो माल ऑपरेशन हो जाता है, जबकि उतना बड़ा फॉल्ट नहीं था। इम्बैलेंस इन 3 फेज लोड्स, इम्बैलेंस भी हो जाता है। आप देखो इम्बैलेंस कैसे होगा, हाउ इम्बैलेंस होगा। अब देखो हमारे पास ये 3 फेज सोर्स है, ये हमारे पास इंपेडेंस है, एक लाइन की, फिर दूसरे की, देन वी हैव थर्ड वन, और यहां पे हमारे पास 3 लोड लगे। दिस इज कनेक्टेड लोड, हम मानते हैं दिस इज रेज टू लोड, हमें कोई दूसरा नहीं किया, हमने पावर फैक्टर नहीं लाया। अब देखो यहाँ पे लोड क्या है, तीनों क्या अनइक्वल है, तो एक 10 एम्पियर ले रहा है, एक का अगर 10 एम्पियर ले रहा है, दूसरा का 15 एम्पियर, एक का ले रहा है 5 एम्पियर, तो लोड क्या है, अनबैलेंस है, ठीक है ना। अब अनबैलेंस करंट जब यहां चलेगी इस इंपेडेंस में, तो अनबैलेंस वोल्टेज विल क्रिएट, जो ड्रॉप होगी दैट विल अनबैलेंस, उसकी वजह से अनबैलेंस वोल्टेज क्रिएट हो जाती है। जब अनबैलेंस करंट जब यहां फ्लो होगी, ड्रॉप भी अनबैलेंस हो, तो वोल्टेज भी इंबैलेंस हो गया। तो दिस इज अनदर प्रॉब्लम, इंबैलेंस 3 फेज वोल्टेजेस। अब इसके नुकसान मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था, जब भी 3 फेज अनबैलेंस वोल्टेज होती है, सबसे मोस्ट इफेक्टेड जो इक्विपमेंट है पावर सिस्टम में, दैट इज यहाँ जो लोड साइड है, दैट इज 3 फेज इंडक्शन मोटर्स, जो बड़े बड़े काम कर रही है इंडस्ट्रीज में, सारे काम वही कर रही है, मोस्ट ऑफ वर्क। तो उसके कुछ फायदे भी होते हैं, क्यों वाई इंडक्शन मोटर वो पढ़ लेना। बट ड्यू टू दिस इम्बैलेंस वोल्टेज, मींस अनबैलेंस वोल्टेज है, तीनों वोल्टेज इम्बैलेंस हो चुकी है ड्यू टू लोड, कोई भी दूसरी चीज से वैसे भी हो सकता है। अब इसकी वजह से क्या हो गया, एक पॉजिटिव सीक्वेंस और नेगेटिव सीक्वेंस भी आ जाता है, और नेगेटिव सीक्वेंस की रोटेशन अपोजिट टू पॉजिटिव सीक्वेंस है, और मोटर में हीटिंग स्टार्ट हो जाती है, नॉइज, ठीक है ना। यहाँ पे लिखा भी नीचे है देखो, voltage imbalance creates substantial problems to electrical machines due to negative sequence current, noise, vibration, torque pulsation, ये सारी आ जाती है। इसमें क्या कहा जाती है, नॉइज आ जाता है, वाइब्रेशन हो जाती है, टॉर्क पल्सेशन, क्योंकि एक टॉर्क पॉजिटिव डायरेक्शन में, एक नेगेटिव डायरेक्शन में, तो दे आर अपोज करें, तो देयर विल बी पल्सेटिंग नेचर ऑफ टॉर्क इन थ्री फेज इंडक्शन मोटर।
तो दिस विल रिजल्ट इन रोटर हीटिंग, तो डीरेटिंग भी स्टार्ट हो जाती है मशीन्स की। दिस इज मेजर प्रॉब्लम ऑफ वोल्टेज इंपैलेंस। So these are some of problem, ये आप कुछ ज्यादा पढ़िए, हमने पढ़ लिया सारे। So what are the effect of PQ problems in system? जो ट्रांसफार्मर में क्या हो जाता है, रिड्यूस कैपेसिटी, इंक्रीज लॉस हो जाते हैं, ठीक है ना। अब ये हार्मोनिक्स की बात ही नहीं कर रहे, ये सारी प्रॉब्लम बोली है, वो लीनियर है नॉन लीनियर, कोई भी किसी की वजह से भी क्या क्या हो सकता है। मोटर्स में भी रिड्यूस्ड मोटर लाइफ हो जा सकती है, रिड्यूस रेटिंग, इंक्रीज लॉसेस। कंडक्टर्स, इंक्रीज्ड हीटिंग हो सकती है। कैपेसिटर में क्या, रिड्यूस लाइफ, उनकी लाइफ हो सकती है प्रॉब्लम्स की वजह से। पावर इक्विपमेंट में क्या, मॉल फंक्शन, मीटर्स में मॉल फंक्शन, रिलेज, डिजिटल इक्विपमेंट मॉल फंक्शन। और टेलीफोन लाइन में क्या होगा, कम्युनिकेशन इंटरफेरेंस होता है, लैंप्स में रिड्यूस लाइफ, इस सब में ये प्रॉब्लम होती है। तो अब क्लासिफिकेशन ऑफ मिटिगेशन टेक्निक्स ऑफ पावर क्वालिटी प्रॉब्लम्स तो बहुत सारे होते हैं। तो बिफोर दैट, why we need to mitigate these things, because there will be financial loss, loss of प्रोडक्शन एंड वेस्टेज ऑफ रॉ मटेरियल आल्सो। तो ये सारी प्रॉब्लम्स के लिए एक बहुत सारी मिटिगेटिंग टेक्निक्स आई हैं, दैट इज लास्ट क्वार्टर सेंचुरी में, टू मिटिगेट दीज प्रॉब्लम्स। तो दीज इंक्लूड सीरीज ऑफ पावर फिल्टर्स। अब ये पावर फिल्टर्स कौन से होते हैं, देखो दो तरह के फिल्टर्स होते हैं, एक होता है पैसिव फिल्टर, एक होता है एक्टिव फिल्टर। अब पैसिव फिल्टर वो होता है जिसमें आर एल और सी को यूज करके उस चीज को मिटिगेट किया जाता है। जैसे मैं बात कर रहा हूं कैपेसिटर बैंक्स, दैट इज पैसिव फिल्टर। अब मैं बोलता हूं पैसिव कंपनसेशन, लैगिंग करंट को हम क्या करते हैं, कैपेसिटर बैंक से लीडिंग करंट देते हैं टू मेक इट यूनिटी पावर फैक्टर, ठीक है ना। सो वी हैव टू टाइप्स ऑफ फिल्टर्स जो है, कंपनसेशन मैं बोल सकता हूं, कंपनसेशन बोल सकते हैं। एक होता है पैसिव कंपनसेशन या पैसिव फिल्टर्स, और एक्टिव फिल्टर्स, एक्टिव कंपनसेशन। इसमें यूज होता है हमारा आर एल और सी के कॉम्बिनेशंस को यूज करके हम क्या करते हैं, कंपनसेट करते हैं। अब मैंने एक एग्जांपल बता दी कि अगर लोड हमें आर है, एल है, आर एल लोड है, हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक लीडिंग करंट जनरेट करते हैं कैपेसिटर बैंक से, टू मेक दिस यूनिटी पावर फैक्टर। इसमें थीटा कितना होगा, 0 होगा, ठीक है। तो ये, तो एक्टिव कंपनसेशन में क्या करते हैं, इट इज ए कन्वर्टर बेस, इसमें स्विचेस को यूज किया जाता है, कन्वर्टर्स को यूज किया जाता है, ठीक है, टू कंट्रोल एक्टिव एंड एक्टिव पावर और कंपनसेट करना, सारा काम ये करते हैं एक्टिव कंपनसेशन, ठीक है। तो दे आर डिपेंडेंट सोर्सेस इसमें होते हैं, इंडिपेंडेंट सोर्सेस भी होती हैं, सो दे नीड टू कंपनसेट द पावर क्वालिटी प्रॉब्लम्स। सो हियर वी हैव सीरीज ऑफ पावर फिल्टर्स, देन हैव कस्टम पावर डिवाइसेस, देन हैव इंप्रूव्ड पावर क्वालिटी। तो देखो ये सीरीज ऑफ पावर फिल्टर मैंने बता दिया आपको। फिल्टर स्पेशली यूज होते हैं स्पेशली हार्मोनिक्स को रिड्यूस करने के लिए। फिर रिंदम घोष एक साइंटिस्ट आया, उसने बोला यार जो भी डिस्ट्रीब्यूशन में पावर क्वालिटी प्रॉब्लम्स, अभी तक जो भी प्रॉब्लम हम देख रहे थे डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं, कस्टम पावर डिवाइस बोलते हैं उनको। और इसमें जो है 3 तरह के डिवाइस आते हैं, तो मैं आगे बताऊंगा। तो इट इज यूज टू मिटिगेट द पावर क्वालिटी प्रॉब्लम इन द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। फिर इंप्रूव पावर क्वालिटी एसीडीसी कन्वर्टर्स। अब देखो मैंने अभी बोला कि जो हमारे कंट्रोल रेक्टिफायर हैं या रेक्टिफायर है, उनकी वजह से पावर फैक्टर डेटरेट होता है। पावर फैक्टर डेटरेट मींस जो हमारी सोर्स वोल्टेज है और जो सोर्स करंट, उनके बीच में एंगल आ जाता है, ठीक है ना, देयर इज सम फाई थीटा। सो दिस इज प्रॉब्लम। तो उनके लिए भी इंप्रूव्ड पावर क्वालिटी एसीडीसी कन्वर्टर्स बनाए, उन्हीं सेम रेक्टिफायर को हमने ऐसे कनेक्ट किया सो दैट द ग्रिड साइड बिकम यूनिटी पावर फैक्टर एंड टीईजी लेस देन 5%। और उसके बाद मैट्रिक्स कन्वर्टर्स भी यूज होते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे ये टेक्निक मेथड की टेक्निक्स है। तो सीरीज ऑफ पावर फिल्टर में क्या आएगा, पैसिव पावर फिल्टर, शंट सीरीज होंगे इसमें या कॉम्बिनेशन उनका। फिर उसी में क्या होगा, एक्टिव फिल्टर,
उसमें शंट और सीरीज एक्टिव फिल्टर और हाइब्रिड भी हो सकता है, हाइब्रिड फिल्टर भी हो सकता है, शंट सीरीज एक्टिव पैसिव, और इन सब का इवन एक्टिव पैसिव भी हो सकता है। जैसे यहाँ रेजिस्टिव लोड है, दूसरा एक्टिव लोड भी, एक्टिव कंपनसेशन भी हो सकता है। तो combination of that will be also there. Then custom power devices, DStatCom, distribution static compensator. It is used to mitigate current based problems. अगर आपको करंट बेस्ड प्रॉब्लम्स को मिटिगेट करना है, ठीक है, तो DStatCom को यूज किया गया है, डिस्ट्रीब्यूशन स्टैटिक कंपनसेटर। अगर हमें वोल्टेज बेस्ड प्रॉब्लम को ठीक करना है, देन वी नीड DVR, डायनेमिक वोल्टेज रिस्टोरर, ठीक है ना। उसके बाद देयर आर एक्टिव डिवाइसेस, देन UPQC, यूनिफाइड पावर क्वालिटी कंडीशनर, यहां बोलते हैं यूनिवर्सल पावर क्वालिटी कंडीशनर भी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो दिस UPQC इज यूज्ड टू मिटिगेट बोथ वोल्टेज एंड करंट बेस्ड प्रॉब्लम्स। ये सिर्फ करंट के लिए, दिस इज फॉर वोल्टेज, दिस इज बोथ फॉर वोल्टेज एंड करंट, ये UPQC। सो इम्प्रूव पावर क्वालिटी AC DC कन्वर्टर्स, ये आपको मैंने जस्ट बताया, कंसेप्ट बताया मैंने, तो पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको। So we will look into one example कि what is the benefit of this compensator, और compensator से कितना फायदा हमें हो रहा है। So a three-phase fully controlled rectifier bridge converter feeds power to load having a resistance of 10 ohm। ये देखो एक सिस्टम बनाया गया है, यहाँ पे बता रहे हैं एक थ्री फेज सप्लाई है, एक लोड को फीड किया जाता है फुल्ली कंट्रोल ब्रिज कन्वर्टर से, थ्री फेज मीन 3 लैग होंगी, और ये SCR बेस होगा, ठीक है, थायरिस्टर बेस, और दे आर फीडिंग ए लोड ऑफ 10 ohm एंड ए वेरी लार्ज इंडक्टेंस इज कनेक्टेड। क्यों लगाया लार्ज इंडक्टेंस? टू मेड करंट दिस कांस्टेंट, दिस आई नॉट मेक कांस्टेंट, लोड के साथ कनेक्ट किया गया, ये लिखा है इसमें। और सप्लाई कितनी दी है? 415 और 50 हर्ट्ज। यहाँ पे जो फीडर कंडक्टर्स जो रेक्टिफायर से लेके ग्रिड सप्लाई तक के बीच में है, जो डिस्ट्रीब्यूशन में है, तो फीडर कंडक्टर्स हैव ए रेजिस्टेंस ऑफ 0.1 ओम। जो हमारे फीडर कंडक्टर्स हैं उनका रेजिस्टेंस कितना है? 1 ओम। जो तीन ये वायर से 1 2 3, ये तीनों में 1 ओम दिया, 0.1 ओम है इनके इंपीडेंस इस लाइन का, ठीक है। तो मैं बताना चाहता हूँ दोबारा फिर। सो इसकी बात ये है कि अगर हमारे पास थ्री फेज सप्लाई है, और देखो यहाँ पे रेजिस्टेंस है लाइन का, हर एक लाइन का रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, लेट्स दिस लाइन, और ये कनेक्टेड किससे है? थ्रू कंट्रोल रेक्टिफायर टू दिस रेजिस्टिव लोड, बट लार्ज इंडक्टर इज कनेक्टेड अक्रॉस थ्रू दिस टू मेक दिस करंट कांस्टेंट, आई नॉट को कांस्टेंट करना है, ठीक है, कांस्टेंट करना है, ठीक है। सो दिस इज सोर्स इंपीडेंस, सो विच इज गिवन एज 0.1 ओम, ठीक है। तो तीनों में एक एक होगा, ठीक है ना। सो दिस इज टॉकिंग अबाउट। आफ्टर दैट फॉर फायरिंग ऑफ 60 डिग्री, अब इस थायरिस्टर को 60 डिग्री पे फायर किया हमने, ओके। कैलकुलेट AC सोर्स RMS करंट, अभी कंपनसेशन नहीं की, कंपनसेशन के ही बिना ही हमें कैलकुलेट करनी सोर्स करंट कितनी आ रही है, देन लॉसेस कितनी डिस्ट्रीब्यूशन में हुए। इफ एन आइडियल शंट कंपनसेटर, अगर एक कंपनसेटर हमने यूज किया टू कंपनसेट पावर फैक्टर टू यूनिटी, अब मैंने क्या बोला था कि जो कंट्रोल रेक्टिफायर है उसकी वजह से क्या हो जाता है, पावर फैक्टर डेटरेट हो जाता है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अगर आइडियल कंपनसेटर यूज किया जाता है टू कंपनसेट पावर फैक्टर टू यूनिटी किया जाता है, देन कैलकुलेट, उसके बाद AC सोर्स करंट कितनी होगी, लॉसेस कितना होगा, और फाइनली रेशियो क्या होगा लॉसेस विदाउट एंड विद कंपनसेटर। तो थ्री फेज रेक्टिफायर में क्या होता है सोर्स करंट, कोई बता सकता है मुझे? थ्री फेज रेक्टिफायर में करंट क्या होती है, सोर्स करंट? इज एनीवन देयर? मोहसिन? हाँ बताइए, कौन सी करंट होगी यहाँ पर?
लाइन करंट क्या होगी, स्क्वायर वेव की कॉस स्क्वायर वेव होगी? हाँ, भैया थ्री फेज में हमेशा जो वेव फॉर्म होती है कॉस स्क्वायर वेव फॉर्म, बट लोड करंट इज कांस्टेंट, यू कैन सी हियर आई नॉट इज कांस्टेंट। अब देखो पहले हमें सोर्स करंट विदाउट कंपनसेशन के बिना ही कैलकुलेट करना है। देखो गिवन हमारे पास वोल्टेज दिया है 239.6 और फ्रीक्वेंसी दिया है 50 हर्ट्ज, रेजिस्टेंस इज गिवन एंड अल्फा इज गिवन, ये हमारे गिवन टर्म्स है, ये वाले हमारे गिवन टर्म्स है। अब हमें पता है कि जो एवरेज आउटपुट वोल्टेज होती है दिस ये इस थ्री फेज कंट्रोल रेक्टिफायर की होती 3√3 वी एस बाई पाई इंटू कॉस ऑफ अल्फा। ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा थ्री फेज रेक्टिफायर में, उन्होंने फॉर्मूला दिया कि एवरेज वोल्टेज क्या फॉर्मूला होगा, प्लीज आप वहां से भी देख सकते हो, मतलब 3 टाइम्स √6 भी बोल सकते हैं। ठीक है ना, वी एस बाई पाई, वी एस मीन ये फेज लिया है, अगर लाइन लेते तो यहाँ पे √3 और वी एस नहीं होता, मतलब यहाँ पे वीएल होता। ठीक है ना, सो हियर वी हैव कैलकुलेटेड द एवरेज वोल्टेज दैट इज एट द आउटपुट ऑफ दिस रेक्टिफायर, दिस इज 280.125। नाउ रेजिस्टेंस हमें दिया है तो हम इजिली फाइंड कर सकते हैं लोड करंट, इट इज आई नॉट, डीसी करंट विल बी वीडीसी बाय आरडीसी। So VDC we have calculated, RDC is given 10 ohm. So easily we can find this is the current 28 ampere which is flowing, जो ये 28 ampere current कहाँ flow हो रही है, this is flowing here, 28.01 ampere current is flowing here, resistance is given that is 10 ohm, and voltage we have got here 280.1 volt. Okay, so this by this will get this one. Okay, so this we have got. Now हमें पता है थ्री फेज जो रेक्टिफायर होता है, उसका जो कंट्रोल रेक्टिफायर कोई भी हो, अब देखो उसमें जो आरएमएस कंपोनेंट होता है, अब देखो आरएमएस कैसे फाइंड करते हैं, मैं दोबारा आपको सिखाना चाहता हूँ। देखो हमारे पास दिस इज वी हैव हियर द करंट इज दिस वन, ये हमारी करंट है। आपको पता है कि 180 में से सिर्फ ये 120 डिग्री है कंडक्शन कर रहा है, बाकी में करंट क्या जीरो हो रही है अगर 180 में देखा जाए। सो दिस सोर्स करंट, इसका एम्पलीट्यूड किसके बराबर है, आई नॉट के बराबर। सो दिस विल बी अंडर रूट ऑफ 120 बाई 180 इंटू आई नॉट, बाहर आई नॉट होगा, तो अगर ये करोगे ये भाई √2 बाई 3 आएगा इंटू आई नॉट, तो √2 बाई 3 विल बी 0.816 आई नॉट, ये हमारा फार्मूला होगा आई एस। दैट्स वाई यहां पे भी इसने यही दिया है 0.81649 IDC, दैट इज 22.87। सो लॉसेस इन द डिस्ट्रीब्यूशन विल बी, अब देखो 3 लाइन है तो एक फीडर का कितना 0.1 ओम है रेजिस्टेंस उस डिस्ट्रीब्यूशन लाइन का, तो 3 में कितना 3 इंटू आई स्क्वायर इंटू आर एस, so this will be the loss in the distribution system। हमने दोनों कैलकुलेट किया है। अब क्या किया हमने, पावर फैक्टर को यूनिटी कर लिया। अब पावर फैक्टर यूनिटी मींस न्यू सप्लाई करंट कितनी होगी जब पावर फैक्टर यूनिटी होगा, मींस वो तभी हो सकता है जब उसमें सिर्फ एक्टिव कंपोनेंट होगा। तो एक्टिव कंपोनेंट कैसे फाइंड करोगे, फंडामेंटल कंपोनेंट इनटू कॉस ऑफ अल्फा। अब देखो फंडामेंटल जो कंपोनेंट होता है, तो न्यू करंट क्या होगा, यूनिटी पावर फैक्टर कब होगा, यूनिटी पावर फैक्टर तभी होगा जब आपके पास दिस जो हमारी सोर्स करंट है, इसमें हम फाइंड करेंगे क्या, फंडामेंटल एक्टिव कंपोनेंट, ये वाली फाइंड करेंगे। एक फंडामेंटल भी होने चाहिए और एक्टिव भी होने चाहिए। तो फर्स्ट क्या है, फंडामेंटल कंपोनेंट, तो फंडामेंटल कंपोनेंट किसके बराबर होता है, एफटी एनालिसिस करने में इसके होते 0.78 टाइम्स ऑफ आई नॉट। देयरफॉर IS1 कितना हो जाएगा, IS1 विल बी इक्वल टू IS1 एक जो है इनटू कॉस ऑफ अल्फा। मैंने अभी बताया था ना कि उसके एक्टिव कंपोनेंट निकालो, विल बी कॉस अल्फा, सो दिस विल बी 0.78
into I naught given है 28 into cos of 60 डिग्री। सो ये देखो यहां फाइंड किया इसने 28.78 cos 60 10.92। अब देखो करंट कितनी थी पहले 28, अब इसमें सिर्फ एक्टिव कंपोनेंट कितना है ओनली 10.92। तो इफ वी कंपनसेट दिस the current is drastically reduced from 22 to 10.90, this RMS to this RMS new RMS current जो क्या होती है फंडामेंटल एक्टिव पावर कंपोनेंट ऑफ लोड है वो। तो लॉसेस में क्या होंगे 3 into IS into RS, तो 3 IS रिड्यूस हुआ है वो लगा है RS कितना 0.1 यहां पर, तो इट विल बी 35.7। तो रेशियो ऑफ लॉस क्या हो जाएगा, तो देखो कितना 156 डिवाइड बाय 35 4.39 टाइम्स रेशियो ये पहुंच गया। इट मींस सच नॉन लोड कार्स इंक्रीज लॉस इन द डिस्ट्रीब्यूशन एज मैनीफोल्ड 4.3 टाइम्स। इतना ज्यादा लॉसेस क्रिएट करते हैं 4 टाइम, नियरली मोर देन 4 टाइम्स द लॉस होता है विदाउट कंपनसेशन। इफ वी डू कंपनसेशन वी विल रिड्यूस दिस लॉस टू बाय 4.39%। तो ये कुछ एग्जांपल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। तो जो ये पावर क्वालिटी बुक हमारी है पावर क्वालिटी बाय प्रोफेसर वीर सिंह, इसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल आपने देखने हैं, स्पेशली यू हैव टू सी, इसके पेज नंबर आप देख लेना जो भी न्यूमेरिकल आपने देखने हैं। सो 20 पेज से इसके न्यूमेरिकल स्टार्ट हो जाएंगे, तो उसमें कुछ न्यूमेरिकल देख लेना। लॉसेस की भी न्यूमेरिकल हैं, 3 फेज 3 वायर, 3 फेज 4 वायर, सिंगल फेज की भी है। तो ये कुछ न्यूमेरिकल आप देख लेना इस बुक से, पावर क्वालिटी बुक से। तो दिस आर अबाउट द लॉसेस। तो सो वी हैव बेनिफिट ऑफ कंपनसेशन। ओके, सो नाउ वी विल ओवरव्यू ऑफ पावर क्वालिटी स्टैंडर्ड। अभी तक हमने टेक्निक्स पढ़ी नहीं है, हमने जब इंट्रोड्यूस किया उसको हमने मतलब बेनिफिट क्या होगा इन टर्म्स ऑफ लॉस और एफिशिएंसी। ठीक है, तो वी हैव लॉट ऑफ पावर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, बहुत सारे हैं, आपको याद करने की जरूरत नहीं, जस्ट आपको मैं ब्रश अप करना चाहता हूँ। कुछ इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड्स हैं, जो वोल्टेज डिप्स है, ड्यूरेशन है, कितनी देर में वापस आना चाहिए, तो बहुत सारे स्टैंडर्ड वर्ल्ड के हैं। तो ये स्टैंडर्ड्स, तो इंटरप्शन ऑफ शॉर्ट इंटरप्शन, अनबैलेंस फैक्टर कितना होना चाहिए, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। करंट डिस्टॉर्शन कितना होना चाहिए, IEEE 59 मैंने क्या इशू भी लेस देन 5%। तो वही डिफरेंट शॉर्ट सर्किट लेवल, हार्मोनिक ऑर्डर क्या होना चाहिए, डिफरेंट लेवल के लिए ये भी दिए गिवन है। तो आपको याद करने, जस्ट मैंने आपको ब्रश अप कराना चाहता हूँ कि IEEE स्टैंडर्ड, IEEE जो स्टैंडर्ड है, एक स्टैंडर्ड है जो मैं आपको याद फिर भी होना चाहिए। IEEE जो ये IEEE स्टैंडर्ड है, एक स्टैंडर्ड 519, ठीक, ये बोलता है कि TEG शुड बी, जो टोटल हॉट डिस्टॉर्शन होना चाहिए सप्लाई साइड, ग्रिड साइड शुड बी लेस देन 5%। ये स्टैंडर्ड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड है वोल्टेज करंट के लिए। तो दिस TEG शुड बी लेस देन 5%। तो जिसमें टाइप्स ऑफ आर्क फर्नेस का दिया वोल्टेज डिस्टॉर्शन, तो लेस देन 3%। तो ये तो किस वोल्टेज के लिए कितना होना चाहिए। अब इवन अगर वोल्टेज लेवल 161 से ऊपर होगा केवी, then distortion should be less than 1.5%। वो तो मैंने डिस्ट्रीब्यूशन लेवल की बात करी थी। अगर हाई लेवल की तब तो डिस्टॉर्शन की बात ही नहीं सुनते, वो सिर्फ 1.5% से कम ही होना चाहिए हमेशा। ठीक है, तो दिस इज हाउ हार्मोनिक ऑर्डर्स, डिफरेंट ऑर्डर्स यूएस ने दिया है, तो अमेरिकन स्टैंडर्ड ने क्या बोला, डिफरेंट स्टैंडर्ड्स भी है। सो इंडियन स्टेट्स में भी बहुत सारे स्टैंडर्ड बनाए गए हैं। क्वालिटी ऑफ पावर सप्लाई इन गुजरात में बोला गया कि हार्मोनिक्स कितनी होनी चाहिए, न्यूट्रल वोल्टेज कितनी है, डिफरेंट केसेस बताए कि इन केस ऑफ वोल्टेज वेरिएशंस, इसमें गुजरात बोला कि ±6% होना चाहिए, हाई वोल्टेज में +6 या -9 तक जा सकते हैं, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज में +10 +12.5% तक जा सकते हैं। ठीक है ना, तो वी हैव डिफरेंट फ्रीक्वेंसी का दिया है कि 49 से लेके 50.5 तक होना चाहिए, राजस्थान में है। तो दिस ऑल अबाउट स्टैंडर्ड्स। स्टैंडर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट।
बिकॉज इससे हमारे इक्विपमेंट बच सकते हैं, स्टैंडर्ड आर मेड टू फॉलो। एंड और अनबैलेंस भी बताया गया क्योंकि 3% से ज्यादा अनबैलेंस नहीं होना चाहिए, वोल्टेज अनबैलेंस है 3% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ये राजस्थान में बोला गया है। और फ्रीक्वेंसी तो मैंने बता दिया आपको। तमिलनाडु ने भी अपना बताया है, तो डिफरेंट पावर फ्रीक्वेंसीज कितनी वेरिएशन 2% होनी चाहिए, सो सप्लाई वोल्टेज डिप कितना होना चाहिए, ये सारा उन्होंने दिखाया कि सिटी में ग्राउंडिंग क्या होना चाहिए, IEEE स्टैंडर्ड जो 2007 है, तो कितनी परसेंटेज ग्राउंडिंग क्या होना चाहिए, कौन सा अरेस्टर लगाना होना चाहिए, ग्राउंडेड होना चाहिए। पावर क्वालिटी टर्म्स जो डिफरेंट पावर क्वालिटी टर्म्स है उनके लिए कुछ स्टैंडर्ड बताया कि टर्म्स है टर्म्स, जैसे वोल्टेज सैग इंडाइसिस के लिए अलग स्टैंडर्ड है, हार्मोनिक्स के लिए अलग। देखो मैंने अभी बात की थी 519, दिस इज 519 हार्मोनिक्स कंट्रोलिंग इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम, तो स्टैंडर्ड बहुत सारे बने इसके लिए। सो दीज आर अबाउट स्टैंडर्ड। अब देखो बिफोर मिटिगेटिंग दीज थिंग्स वी नीड टू मॉनिटर देम, ठीक है, मॉनिटर करना बहुत इंपॉर्टेंट है और दिस पावर क्वालिटी प्रॉब्लम्स। तो उसके लिए बहुत सारे इक्विपमेंट्स वर्ल्ड में आए, जैसे एक फ्लू कंपनी है वो बनाती 3 फेज पावर क्वालिटी लॉगर, मतलब ये लॉग करता है बहुत सारे डेटा अपने में सेव करता है, फिर उसको एनालाइज किया जाता है बाद में। तो ये हमारे पास एक दूसरी देन वी हैव 3 फेज पावर क्वालिटी रिकॉर्डर, ये रिकॉर्डर करता है। देन रिलायबल पावर रिकॉर्डर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिकॉर्डर्स हैं डिफरेंट कंपनीज के। तो इलेक्ट्रिक्स के भी कुछ रिकॉर्डर हैं, पावर क्वालिटी एनालाइजर, तो जो पावर को रिकॉर्ड भी करते हैं एनालाइज भी करते हैं, दैट इज दिस वन। एंड वी यू कैन सी हियर, तो जब भी करंट हमें मेजर करनी है, रिकॉर्ड करनी है करंट रिकॉर्डर, तो दिस शुड बी ऑलवेज इट इज थ्रू ये एमीटर इसके लाइन के बीच में, दैट्स व्हाई यू कैन सी हियर दिस इज हॉल इफेक्ट कंडक्टर जो ब्लैक कलर का हमारे यहाँ पे है, और इसके बीच से एक ग्रे कलर की वायर जा रही है, यहाँ पे करंट को हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक्स कंपनी है जो ये बनाती है। देन वी हैव फिक्स्ड रिकॉर्डर आल्सो, ठीक है, और यू कैन सी हियर 3 फेज पावर क्वालिटी नॉर्मा का ये बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट है। देन वी हैव हियर रिलायबल पावर मीटर्स, मल्टी पॉइंट पावर रिकॉर्डर्स हमारे पास हैं। देन 3 फेज पावर क्वालिटी लॉगर्स, अदर रिकॉर्डर्स है। ई ट्रैकिंग, एनर्जी मॉनिटर को ट्रैक करने के लिए दिस 3 फेज पावर, ये मैंने यूज किया है IIT दिल्ली में। 3 फेज पावर को मेजरमेंट करने के लिए पूरा ये दिखाता है फेजर क्या हुआ, डिस्टॉर्शन, हार्मोनिक्स, एवरीथिंग इट कैन सी। जो भी हमने पढ़ा है वो चीजें दिखाई, फ्रीक्वेंसी, डिस्प्लेसमेंट फैक्टर, डिस्टॉर्शन फैक्टर, इंडिविजुअल हार्मोनिक ऑर्डर भी बताता है। देन वोल्टेज करंट्स उनके दोनों का बता देता है, और फेज एंगल भी बता देता है कितना, ये फेजर भी दिखा देता है हर एक का कितना एंगल में कितना है। तो देन वी हैव, अब देखो बिफोर सीइंग ऑन द पावर एनालाइजर वी नीड टू मेजर दैट करंट। अब करंट बहुत हाई है तो वी नीड टू रिड्यूस दैट करंट, तो वी नीड करंट क्लैम्प्स जो करंट को मेजर करें इनटू लो वैल्यू में, वोल्टेज लेवल में। करंट क्लैम्प मीटर्स, फेज सीक्वेंस इंडिकेटर भी, जैसे फेज सीक्वेंस को देखना ABC है, CBC है, तो उसके लिए भी बहुत सारे यूज हुए। AC वोल्टेज डिटेक्टर, ठीक है ना, आपके घर में भी एक डिटेक्टर लगाते हैं, जब भी कोई टेक्नीशियन आता है उसके पास एक AC वोल्टेज डिटेक्टर भी होता है तो मेजर द वोल्टेज है इसमें कि नहीं है, विच इज हॉट वायर, दिस इज लाइन वायर। सो पावर क्वालिटी मॉनिटरिंग, कंटिन्यूअस PQ मॉनिटरिंग डिटेक्ट्स, रिकॉर्ड करता है, लीड्स टू प्रिवेंशन ऑफ पावर क्वालिटी प्रॉब्लम्स। क्योंकि पहले अगर हम डिटेक्ट कर दिया, रिकॉर्ड कर दिया, तो प्रिवेंशन, अब थोड़ा सा कुछ फॉल्ट है उसको रिमूव कर सकते हैं बाद में। सो वी नीड टू प्रिवेंट देम। तो पावर क्वालिटी प्रोवाइड्स ए कंटिन्यूअस हेल्थ चेकअप ऑफ फैसिलिटी ऑफ पावर सिस्टम, ठीक है ना, एक हेल्थ चेकअप है किसका, पावर सिस्टम का। तो जैसे हार्मोनिक इंटरेक्शन बिटवीन लोड्स एंड पावर कंडीशनिंग इंस्ट्रूमेंट्स, कैसा इनका लोड और पावर कंडीशनिंग इंस्ट्रूमेंट कैसे हार्मोनिक्स हैं। हाई इंडक्शन करंट फ्रॉम इक्विपमेंट स्टार्टअप कैन बी डिटेक्टेड, जैसे स्पेशली मोटर्स की कभी कभी ज्यादा करंट हो तो वो भी डिटेक्ट करते कितना ये ज्यादा करंट ले रही है। ट्रांजिट्स फ्रॉम लोड स्विचिंग, अब देखो इवन लोड हाई लोड्स को चेंज कर तब ट्रांजिट कितनी आ रही है, तो उसके लिए हम डिजाइन कर सकते हैं पावर सिस्टम को। हम बोलेंगे यार ये लोड लगाना है कि नहीं लगाना है, तो वो चीज हम बता सकते हैं इसकी। इवन कैपेसिटर बैंक्स, तो पावर क्वालिटी मॉनिटर्स मस्ट डिटेक्ट एंड रिकॉर्ड टाइप्स ऑफ पावर क्वालिटी, ट्रांजिट को भी करना चाहिए, इंटरप्शन, सैग स्वेल, देन ऑल वोल्टेज, वेवफॉर्म डिस्टॉर्शन, वोल्टेज फ्लक्चुएशन, फ्रीक्वेंसी, ये सारा वो मॉनिटर करना चाहिए।
Power monitoring may be provided by utility दे सकता है, customers or other persons such as energy auditors. आपको पता एनर्जी ऑडिटर्स भी होते हैं, तो उसके लिए भी एक स्पेशल एग्जाम होता है बीटेक के बाद कोई करना चाहता है तो उसमें भी जॉब लग जाती है. जैसे एक किस्म का एनर्जी ऑडिट करते हैं इंडस्ट्रीज का. आप अगर पास करते आपको एक लाइसेंस मिलेगा तो यू विल बी लाइक ए, जैसे लॉयर होता है, जैसे केस करता है समथिंग लाइक दैट, तो यू विल ऑडिट दैट सिस्टम. प्रिवेंटिव एंड प्रिडिक्टिव मॉनिटरिंग. अब देखो एक तो ये हुआ हमने पढ़ा, फिर दो अच्छी टर्म जो स्टार्ट की है मॉनिटरिंग में, जैसे प्रिवेंटिव एंड प्रिडिक्टिव. एक तो प्रिवेंटिव भी करनी है और प्रिडिक्टिव जो फ्यूचर है उसकी साथ भी मॉनिटरिंग करनी है. रिकॉर्डेड वोल्टेज करंट क्वालिफाई द एक्सिस्टिंग लेवल ऑफ पावर क्वालिटी, कैसा लेवल है इसका. तो दिस इज, तो ऑब्जेक्टिव्स क्या हमारे, टू क्वांटिफाई पीक्यू प्रॉब्लम्स एट पार्टिकुलर लोकेशन ऑन इलेक्ट्रिक पावर इक्विपमेंट, to diagnose incapabilities between supply and consumer loads, to predict performance of load equipment and select power quality mitigating techniques. अब देखो कौन सा लोड है, कौन सा पावर क्वालिटी इक्विपमेंट लगाना पड़ेगा, क्या करंट बेस्ड प्रॉब्लम है, वोल्टेज बेस्ड प्रॉब्लम है या बोथ प्रॉब्लम है, ठीक है ना. तो हर एक के लिए डिफरेंट डिवाइस बने, ठीक है ना. टू फाइंड चॉइस ऑफ मॉनिटरिंग इक्विपमेंट. देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, जैसे लेट्स सपोज लोड इक्विपमेंट है, स्पेशली मेडिकल इक्विपमेंट है, उसमें हम चाहते हैं करंट में भी ठीक रहे और वोल्टेज भी. दैट्स व्हाई दैट नीड यूपीक्यूसी, यूनिफाइड पावर क्वालिटी कंडीशनर, तो वोल्टेज को भी ठीक करे और करंट को भी ठीक करे, ठीक है. तो दिस ऑल ऑब्जेक्टिव्स. बट तो मेजर रीजन फॉर मॉनिटरिंग क्या है, जो फाइनेंशियल डैमेज होते हैं पीक्यू इन इवेंटेड क्रिटिकल एंड सेंसिटिव लोड्स में, तो वी नीड टू डू दैट इज माल फंक्शन डैमेज हो सकता है, तो उसके लिए हमें पीक्यू करना चाहिए, मॉनिटरिंग करनी चाहिए. अब इसके लिए क्या चाहिए, हमें इक्विपमेंट चाहिए, पहले इक्विपमेंट मेजर, ट्रेनिंग होनी, स्पेशल ट्रेनिंग होनी चाहिए. अब डेटा लिया है, आपको पता ही नहीं डेटा कौन सा है, अब पहचाना चाहिए कि हार्मोनिक्स है, लैगिंग लोड है और कैंसर, ये फिर एजुकेशन उसके हिसाब से, एंड ऑफ कोर्स टाइम भी इसके लिए चाहिए, इसके लिए. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जॉब्स में भी होती है. दिस PQ monitoring may be used as tool for availability of power to the consumers. तो ठीक है, ये तो क्लियर है. सो सम ऑफ द, ये जो मेजर्स करते हैं, ठीक है ना, ये सारी चीजें, ये some important parameters which can be determined using suitable algorithms from the voltage current waveform which can acquire and digitalize and stored in memory. देखो मोस्टली हम क्या मेजर करते हैं, वोल्टेज करंट, उसके बेस पे सारी चीजें हम निकालते हैं, ESG, RMS करंट, डिस्टॉर्शन, करंट इंबैलेंस, हार्मोनिक्स, फ्रीक्वेंसी, सारा उससे हम, मतलब वो पावर क्वालिटी एनालाइजर के अंदर वो चीज है जो ये चीजें सारी हम एक्वायर करते हैं उन करंट वोल्टेज वेवफॉर्म से. तो देखो कितना डेटा हम उससे कैलकुलेट मेजर करते हैं या डिराइव करते हैं, जीरो सीक्वेंस वोल्टेज करंट, तो ये सारी ये है. तो बहुत सारे मटेरियल अवेलेबल है, जैसे बहुत सारे ट्रांजैक्शन गुड जर्नल्स आर देयर इन वर्ल्ड व्हिच पब्लिश लेटेस्ट वर्क इन दीस फील्ड्स, aerospace and systems, energy convergence, industrial electronics. तो IEEE transition are the highest journals जो पब्लिश करते हैं, हाईएस्ट लेवल इन द वर्ल्ड, ठीक है ना. तो मोस्टली IIT और जो अच्छे इंस्टीट्यूट से वहां पे लोग पब्लिश करते हैं इन चीजों में, ठीक है. तो डिफरेंट स्मार्ट ग्रिड, पावर सिस्टम, पाल्ट्रॉनिक्स, तो ये सारा डेटा वेबसाइट पे देख सकते हो. वी हैव अदर जर्नल्स आल्सो जो लोकल या यूरोपियन जर्नल्स हैं. देन वी हैव एजुकेशन, दिस वेरी गुड जर्नल अगेन. So this journal, different types of journals we have. Then we have different type of good conferences जहाँ पे इन चीजों के डिस्कस किया जाता है, ठीक है. So these are very good journals to study about this one. So these are one of the best conferences too. So conferences वो होती है जहाँ पे आप पेपर डालते हो और प्रेजेंट भी करते हो. You are physically present there. Journals में आप physically present नहीं होते. You just share your idea. They will review it and give comments on this, and this all conferences, and these are references, different types of references we have used for this PPT. Different active filters, what are the loads, problems. We have different power quality books. This is one of the good books, Rhythm Ghost, which I was talking about the custom power devices. बहुत अच्छी book लिखी है भी है. तो I am following Professor Beam Singh book. Okay. Rhythm Agagi, this is one of the best books in instantaneous power theory and power conditioning book है ये भी. तो बहुत सारी ये फाइनली जो बुक हम यूज करें, दिस वन बुक 45 वाली बुक हम यूज कर रहे हैं.
So this is power quality introduction हमने पढ़ लिया है in this 3 lectures. तो next we will go to this mitigating techniques. जो कैसे mitigate करेंगे, we will start with first we will start with the passive compensation, then we will start with the active compensation. तो वो दो चीजें हमने पढ़नी उसमें power quality mitigation के लिए. तो किसी को कोई क्वेश्चन है? Any students? So मोहसिन, यस सर। आपको कुछ थोड़ी समझ आई आज के लेक्चर की? यस सर, आ गया समझ, इंट्रोडक्शन अच्छे से। तो यू गॉट पॉइंट कि आप बता सकते हैं पावर क्वालिटी क्या है एंड व्हाट आर द व्हाई वी नीड पावर क्वालिटी मॉनिटरिंग? सर बेसिकली हमारे पास जो भी हमारे इक्विपमेंट्स होते हैं, दे नीड ए गुड पावर क्वालिटी सप्लाई। तो हमारे पास जो पावर होना चाहिए, that should be the current should be in the form of sinusoidal shape so that our equipments are not affected. क्योंकि अगर हमारे पास पावर क्वालिटी खराब होगी तो हमारे पास जो इक्विपमेंट डिजाइन होगा उसमें हार्मोनिक्स आ जाते हैं, उसमें बाकी प्रॉब्लम्स आ जाती है। पावर ऑन ऑफ की वजह से डेटा लॉस हो जाता है, एफिशिएंसी हमारी रिड्यूस हो जाती है। जैसे हमने देखा कि हार्मोनिक्स की वजह से लॉसेस होते हैं इंक्रीज, तो हमारे पास इसी तरीके से रिएक्टिव पावर कंपोनेंट भी इंक्रीज हो जाता है। तो पावर क्वालिटी जब हमारे पास अच्छी होगी तो हमारे पास एफिशिएंसी भी अच्छी होगी, हार्मोनिक्स भी कम हो गया, हमारे पास इक्विपमेंट डैमेज भी कम होगा। ओके, अजिसिरा? जी सर। अच्छा, वोल्टेज इम्बैलेंस का कुछ समझाइए। वोल्टेज इम्बैलेंस क्या हुआ? अनबैलेंस? जी सर। क्या है वो वोल्टेज अनबैलेंस? किसकी वजह से होता है? सर जब हमारे जो 3 फेजेस होते हैं उनमें जो वोल्टेज डिस्टर्ब होगा, मतलब या तो उनमें फेज सेम नहीं होगा, यूजुअली एम्पलीट्यूड हमारा सेम होता है, लेकिन जब वो फेज में डिफर करते हैं जो हमारे 3 फेजेस की वोल्टेज होती है। तो नुकसान क्या इसका है फेज में?